जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, एग्जाम सूत्र पॉलिटिक्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के 200 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये जो सीरीज है आज की, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो पहला प्रश्न, संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? तो इसका सही उत्तर है कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत। अब कैबिनेट मिशन क्या था, कब भारत आया? तो कैबिनेट मिशन जो है इसे 1946 में ब्रिटेन से भारत भेजा गया था। और कैबिनेट मिशन, इसमें 3 सदस्य थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर और लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस। और कैबिनेट मिशन के द्वारा भारत के संदर्भ में 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पहला, अंतरिम सरकार का गठन और दूसरा, संविधान सभा का गठन। और कैबिनेट मिशन के आधार पर ही भारत में संविधान सभा बनी, जिसने भारत के संविधान का निर्माण किया। दूसरा प्रश्न, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो इसका सही उत्तर है 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 ईस्वी में चुनाव होता है और नवंबर में हमारी संविधान सभा बनके तैयार हो जाती है और 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक होती है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे और इसी कारण इन्हें संविधान सभा का अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया था। संविधान सभा के सचिव कौन थे? तो इसका सही उत्तर है HVR अयंगर, ये संविधान सभा के सचिव थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। प्रारूप समिति संविधान की सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। इसे ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी जाना जाता था और इसमें अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य थे। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा? तो संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह व 18 दिन का समय लगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो इसका सही उत्तर है 70 जो सदस्य थे वो संविधान सभा के जो है देशी रियासतों से चुनकर आए थे। हमारी जब संविधान सभा बनी थी 1946 में, तब कुल 389 सदस्य थे, जिनमें 93 देशी रियासतों से और 296 ब्रिटिश प्रांतों से चुनकर आए थे। बाद में स्वतंत्रता के बाद जो है भारत और पाकिस्तान के विभाजन हो जाने के कारण संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया और तब संविधान सभा की सदस्य संख्या 299 रह गई, जिनमें से 229 ब्रिटिश प्रांतों से थे और 70 देशी रियासतों से थे। संविधान सभा का मूल ढांचा सिद्धांत किस मामले में प्रतिपादित हुआ? तो इसका सही उत्तर है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 ईस्वी। इसी में जो है मूल ढांचे का सिद्धांत जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? इसका सही उत्तर है 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी। 42वां संविधान संशोधन जो हुआ, इसके माध्यम से संविधान में बहुत सारे परिवर्तन किए गए, इसलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान की संज्ञा भी दी जाती है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सर BN राव संवैधानिक सभा के जो है संवैधानिक सलाहकार थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 का अधिकांश भाग, या हम कह सकते हैं लगभग 75% जो भाग है, अंश है, वो वर्तमान भारतीय संविधान में है और इसके लगभग 250 आर्टिकल जो है भारतीय संविधान में है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो इसका सही उत्तर है संघात्मक। भारत जो है इसमें संघात्मक व्यवस्था है संविधान के अनुसार, और संघात्मक व्यवस्था में 2 सरकारों का अस्तित्व होता है, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो इसका सही उत्तर है दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान में संशोधन जो है वो 3 तरह से होता है, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों की सहमति से। और हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका से अपनाया है और इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 368 में है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार किस देश से प्रेरित है? तो इसका सही उत्तर है अमेरिका। भारतीय संविधान में शामिल मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो इसका सही उत्तर है आयरलैंड। नीति निर्देशक तत्व जो है, इनका उल्लेख संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक किया गया है और ये अवाद योग्य हैं, इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता और इन्हें हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया है।
अगला प्रश्न है संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? तो इसका सही उत्तर है ब्रिटेन। संसदीय शासन प्रणाली हमने ब्रिटेन से ग्रहण की है। संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है? तो संसदीय शासन प्रणाली ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जो निर्णय लिए जाते हैं वो एक व्यक्ति के द्वारा ना लिए जाकर एक समूह के द्वारा लिए जाते हैं। ऐसी शासन प्रणाली को संसदीय शासन प्रणाली कहा जाता है। अगला प्रश्न है न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा अमेरिका से ली गई है और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भारत में जो न्यायपालिका है, कोर्ट है, उसके पास है। अगला है संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या 389 थी और विभाजन के बाद ये भारत में 299 रह गई थी। अगला प्रश्न है उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है संविधान सभा को किसने प्रभुसत्ता संपन्न निकाय कहा? इसका राइट आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है प्रस्तावना में लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द का क्या आशय है? तो इसका राइट आंसर है जनता द्वारा चुनी गई सरकार एवं निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष। अगला प्रश्न है संविधान का कौन सा भाग न्यायिक रूप से वाद योग्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर है भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व या डीपीएसपी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय के कितने प्रकार हैं? तो संविधान की प्रस्तावना के अनुसार जो है न्याय के 3 प्रकार है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? तो संविधान के भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन है इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और इसे मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें नागरिकों को बहुत सारे अधिकार मिले हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ को राज्यों का संघ घोषित करता है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 के तहत ही भारत राज्यों का संघ है। संविधान की प्रस्तावना में वी द पीपल कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर है अमेरिका के संविधान से। यानी कि हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है वो शुरू होती है वी द पीपल या हम भारत के लोग, और इसे हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। अगला है संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से प्रेरित है? तो इसका सही उत्तर है जर्मनी। हमारे देश के संविधान में जर्मनी से आपातकाल लिए गए हैं और संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का वर्णन है। एक है राष्ट्रीय आपातकाल जिसका उल्लेख अनुच्छेद 352 में है, दूसरा राष्ट्रपति शासन जिसका उल्लेख अनुच्छेद 356 में है और तीसरा वित्तीय आपात जिसका उल्लेख अनुच्छेद 360 में है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में एकल नागरिकता किस देश से ली गई है? तो इसका सही उत्तर है ब्रिटेन। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है और एकल नागरिकता में क्या होता है तो केवल केंद्र सरकार के द्वारा नागरिकता प्रदान की जाती है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, वहां पे केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के द्वारा नागरिकता प्रदान की जाती है। स्विट्जरलैंड में तिहरी नागरिकता का प्रावधान है। अगला प्रश्न है संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जो है संविधान का रक्षक है, ये संविधान की रक्षा करने का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा में क्या शामिल है? तो अनुच्छेद 12 जो है ये राज्य की परिभाषा को दर्शाता है। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संसद, राज्य विधानमंडल तथा राज्य के नियंत्रणाधीन प्राधिकरण शामिल है। अगला प्रश्न है 91वां संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर है इसके तहत मंत्री परिषद के आकार को सीमित किया गया और दल बदल विरोधी कानून को और सख्त बना दिया गया, और ये संशोधन वर्ष 2003 में जो है प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में हुआ था। और इसमें मंत्री परिषद की जो संख्या है उसको सीमित कर दिया गया और इसके तहत मंत्री परिषद में जो है जो भी संसद या जो भी विधानसभा है उसकी सदस्य संख्या के 15% से अधिक मंत्री परिषद का आकार नहीं हो सकता और न्यूनतम 12। अगला है अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है संविधान के विरुद्ध कानूनों को शून्य घोषित करना। अनुच्छेद 13 जो है इसमें असंगत विधियों का उल्लेख है और अगर राज्य के द्वारा ऐसी विधियां बनाई जाती है या ऐसे आदेश जारी किए जाते हैं जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हैं, उनका जो है हनन करते हैं, तो उन्हें कोर्ट के द्वारा जो है शून्य घोषित किया जा सकता है। अगला है न्यायिक पुनरावलोकन का आधार कौन सा अनुच्छेद है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 13, ये न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। अगला प्रश्न है सिक्किम को किस संविधान संशोधन के तहत भारत का राज्य बनाया गया? तो इसका राइट आंसर है 36वां संविधान संशोधन 1975। तो सिक्किम जो है पहले भारत का हिस्सा नहीं था। 1974 में 35वां संविधान संशोधन करके इसे भारत का सह राज्य या एसोसिएट स्टेट बनाया गया और अगले ही वर्ष
1975 में 36वां संविधान संशोधन करके सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया। अगला प्रश्न है, विधि के समक्ष समानता की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो इसका राइट आंसर है ब्रिटेन। इसके बाद है, कानूनों के समान संरक्षण की अवधारणा किस देश से ली गई? तो इसका सही उत्तर है अमेरिका। अगला प्रश्न है, आरक्षण की संवैधानिक वैधता किस अनुच्छेद में है? तो इसका उत्तर है 15(4) एवं 16(4) में। अगला प्रश्न है, अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 17। ये अस्पृश्यता को समाप्त करता है और अनुच्छेद 17 की शक्ति का प्रयोग करते ही भारतीय संसद ने जो है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 बनाया था। अगला प्रश्न है, उपाधियों का उन्मूलन या उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 18। यानी कि अब भारत सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई टाइटल नहीं दिया जाएगा। सेना और शिक्षा संबंधी जो है सम्मान दिए जा सकते हैं, टाइटल दिए जा सकते हैं। इसके बाद स्वतंत्रता के अधिकार को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है संविधान की रीढ़ की हड्डी। तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 में इसका उल्लेख है और इसे संविधान की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रताएं दी गई है? तो अनुच्छेद 19(1) में 6 स्वतंत्रताएं दी गई है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 19(1)(a) किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि बोलने की आजादी। इसके बाद है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? तो अनुच्छेद 19(1)(a) में प्रेस की स्वतंत्रता निहित है या उल्लिखित है या इसका वर्णन है। अगला प्रश्न है, उचित प्रतिबंध की अवधारणा किस अनुच्छेद से जुड़ी हुई है? तो इसका राइट आंसर है 19(2) से 19(6) तक। अगला प्रश्न है, मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 मामले का संबंध किस अधिकार से है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 21। इसमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 21 का विस्तार किस मामले में किया गया? तो इसका सही उत्तर है मेनका गांधी मामला 1978। अगला प्रश्न है, निजता का अधिकार किस मामले में मौलिक अधिकार घोषित हुआ? तो इसका सही उत्तर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, के.एस. पुट्टास्वामी और बनाम भारत संघ 2017 से ही निजता का अधिकार या राइट टू प्राइवेसी एक मौलिक अधिकार है। इसके बाद जो है प्रश्न, अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है अपराधों के संबंध में संरक्षण से। और कितने प्रकार के संरक्षण दिए गए हैं? तो 3 प्रकार के संरक्षण इसके तहत नागरिकों को दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 21(a) किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में संरक्षण से। अगला प्रश्न है, निवारक निरोध की अधिकतम अवधि कौन निर्धारित करता है? तो इसका सही उत्तर है संसद के द्वारा इसकी अवधि निर्धारित की जाती है। संसद का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ है? तो 79 के तहत। अगला प्रश्न है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेदों में है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 23-24। बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में है? तो सही उत्तर है अनुच्छेद 24। इसके तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी जोखिम भरे कार्य पर नियुक्त नहीं किया जा सकता, जैसे कारखाने, खानों, है ना, इन जगह इनको नियुक्त नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, मानव तस्करी का निषेध किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 23 में। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। स्वतंत्र भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से होती है और इसके कुछ समय बाद 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को संपूर्ण आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया जाता है और 73वें संविधान संशोधन होने के बाद पहली बार त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत मध्य प्रदेश से होती है। अगला प्रश्न है, धर्म के प्रचार, पालन और प्रसार की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 25। अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 29। अगला प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 32। इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अभी हमने इसके पहले वाले प्रश्न में इसको देखा था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर है भाग 4, अनुच्छेद 36 से 51। अगला प्रश्न है, न्यायपालिका से कार्यपालिका के पृथक्करण का उल्लेख किस अनुच्छेद में? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 50। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 37 का क्या महत्व है?
तो इसका सही उत्तर है डीपीएसपी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है परंतु शासन के लिए मौलिक है, यानी कि डीपीएसपी को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, लेकिन शासन जो है इनके ऊपर उचित कदम उठाएगी, इनके आधार पर जो है कानून या जो है लोगों के कल्याण के लिए, भलाई के लिए काम करेगी, उनके लिए कानून बनाएगी। अगला प्रश्न है, राज्य की परिभाषा डीपीएसपी में किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 12 में भी राज्य की परिभाषा है और अनुच्छेद 36 में भी राज्य की परिभाषा है। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इसका राइट आंसर है आयरलैंड। अगला प्रश्न है, डीपीएसपी को किसने राज्य की नैतिक संहिता कहा? तो इसका सही उत्तर है ग्रेनविल ऑस्टिन। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 38 किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना से। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 39 में किन सिद्धांतों का उल्लेख है? तो समान आजीविका, संसाधनों का समान वितरण और समान वेतन आदि। अगला प्रश्न है, समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 39D। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 39 से किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है निःशुल्क विधिक सहायता से। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? काफी महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है ग्राम पंचायतों का संगठन, ये इसका उल्लेख करता है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 41 किससे संबंधित है? तो ये काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? तो ये कहा है NA पालकीवाला ने। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 43 किससे संबंधित है? तो जीविका योग्य वेतन से। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? तो ये समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड, या हम इसे संक्षिप्त में UCC भी कहते हैं। अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा, और इसे 86वें संविधान संशोधन के बाद जो है जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 46 किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है अनुसूचित जाति, जनजाति और कमजोर वर्गों के हितों का संरक्षण। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 48 से किससे संबंधित है? काफी महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, पर्यावरण और वन संरक्षण। अगला प्रश्न है, डीपीएसपी को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है 3। इसमें समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी तीनों के गुण पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के बीच संतुलन का सिद्धांत किस मामले में स्थापित हुआ? तो इसका सही उत्तर है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 मामले में। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में? तो इसका सही उत्तर है भाग 4A में, और इसे बाद में जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर है 51A में। मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो इसका सही उत्तर है 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों की संख्या प्रारंभ में कितनी थी? तो इसका राइट आंसर है 10। मौलिक कर्तव्य जो है वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर है 11, बाद में एक जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, 11वां मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो सही उत्तर है 86वां संशोधन 2002 के तहत। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इसका सही उत्तर है सोवियत संघ या रूस के संविधान से ये प्रेरित है, इनको वहां से लिया गया है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण की रक्षा करना किस मौलिक कर्तव्य में है? तो अनुच्छेद 51A(G) में। अगला प्रश्न है, संविधान का पालन करना किस मौलिक कर्तव्य में है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 51A(A) में। मौलिक कर्तव्यों को न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय क्यों नहीं माना गया? तो इसका राइट आंसर है इनके उल्लंघन हेतु कोई दंडात्मक प्रावधान नहीं है। भारत में संघ कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो भारत में संघीय कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो इसका सही उत्तर है भाग 5 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है, और इनके निर्वाचन मंडल में जो है MLA और MP भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं? तो संसद के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी कि जितने भी MLA जो निर्वाचित होते हैं वो सभी राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। मनोनीत सदस्य इनके चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति क्या है? तो इसका सही उत्तर है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मत प्रणाली। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की योग्यता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 58 में इनकी योग्यता का उल्लेख है। अगला है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति पर अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग जो है वो लगाया जा सकता है, लेकिन आज तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है।
अगला प्रश्न है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी किया जा सकता है। और अध्यादेश राष्ट्रपति कब जारी करते हैं? तो जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है और किसी महत्वपूर्ण विषय पर किसी कानून की सख्त जरूरत हो, तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं अनुच्छेद 123 के तहत। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का उल्लेख किया गया है, वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न है राष्ट्रपति को वास्तविक कार्यपालिका क्यों नहीं कहा जाता? तो इसका सही उत्तर है वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है, अनुच्छेद 74 के तहत। भारत में जो वास्तविक कार्यपालिका नीति होती है वो प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद में नीति होती है। राष्ट्रपति केवल नाम मात्र की कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। उपराष्ट्रपति संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 63 से लेके 71 तक। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? तो याद रखिएगा उपराष्ट्रपति की नियुक्ति अनुच्छेद 63 के तहत की जाती है और अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, यानी कि जो उपराष्ट्रपति होंगे वही राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में काम करेंगे। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री की शक्तियों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर है 75 और अनुच्छेद 75 के तहत ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी की जाती है। अगला प्रश्न है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है भारतीय संसद किनसे मिलकर बनती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारतीय संसद जो है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों से मिलकर बनती है। संसद का गठन संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत किया गया है और राष्ट्रपति की नियुक्ति आर्टिकल 52 के तहत होती है और लोकसभा जो है इसका गठन अनुच्छेद 81 के तहत होता है और राज्यसभा का जो गठन है अनुच्छेद 80 के तहत होता है। अगला है संसद से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? तो संसद से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 5 में है, अनुच्छेद 79 से लेके 122 तक। लोकसभा का कार्यकाल कितना है? तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न है राज्यसभा एक स्थायी सदन क्यों है? तो इसका सही उत्तर इसे कभी भंग नहीं किया जाता। इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, इसलिए इसे स्थायी सदन कहते हैं। धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर है 110। ये धन विधेयक की परिभाषा जो है इसमें बताता है। अगला प्रश्न है धन विधेयक पर अंतिम निर्णय किसका होता है? धन विधेयक पर अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष का होता है। संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 108 में है। अब संयुक्त बैठक या संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है और संयुक्त बैठक या संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। और संयुक्त बैठक या संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? जब किसी साधारण बहुमत पर दोनों सदनों में कोई गतिरोध हो, ऐसी स्थिति में जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। अगला प्रश्न है संसद की विधायी शक्ति का विस्तार किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 245 से 246 तक। अगला प्रश्न है संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 368 में। अगला प्रश्न है राज्यसभा को विशेष शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है? तो अनुच्छेद 249 के तहत। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? तो संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं कॉलेजियम की सिफारिश पर। अगला प्रश्न है न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो सही उत्तर है 65 वर्ष। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकार क्षेत्र किस अनुच्छेद से प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 131। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार दिए गए हैं। अगला प्रश्न है उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 226 में। अगला प्रश्न है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति और ये करते हैं अनुच्छेद 155 के तहत। अनुच्छेद 153 कहता है कि राज्यों में राज्यपाल होंगे और अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है राज्यपाल की योग्यता किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 157। अगला प्रश्न है राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है या कितने समय के लिए होता है? तो राज्यपाल जो है इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन राष्ट्रपति जो है इन्हें कभी भी पदमुक्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 में है और
ये कब जारी किया जाता है? तो जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा होता है और किसी कानून की सख्त आवश्यकता हो, तो उस स्थिति में राज्यपाल अध्यादेश के तहत उस कानून को लागू कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इसका सही उत्तर है राज्य विधानसभा के प्रति। अगला है, उच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? तो इसका सही उत्तर है भाग 6। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं, मुख्य न्यायाधीश व राज्यपाल से परामर्श के बाद। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 216। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की रिट शक्ति में मुख्य अंतर क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय के पास अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय के पास अनुच्छेद 226 के तहत जो है रिट जारी करने की शक्ति जो है इनको मिली हुई है। तो अनुच्छेद 32 केवल मौलिक अधिकार हेतु है, जबकि 226 अन्य उद्देश्यों हेतु भी है। यानी कि 226 जो है ये ज़्यादा व्यापक है, यानी कि हाईकोर्ट के पास 226 के तहत ज़्यादा अधिकार है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 352। और भारत में अब तक कितनी बार लगा है? तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अब तक 3 बार लगा है, और ये जो है 1962 में लगा, 1971 में लगा और 1975 में लगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर है 356 में। और मध्य प्रदेश में अब तक कितनी बार लगा है? तो मध्य प्रदेश में अब तक राष्ट्रपति शासन 3 बार लगा है। अगला प्रश्न है, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर है 360, और ये अब तक भारत में नहीं लगा है। अगला प्रश्न है, 44वें संशोधन का आपातकाल से क्या संबंध है? तो इसका सही उत्तर है आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। यानी कि जो आपातकाल है ये 3 परिस्थितियों में लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल, इसमें जो है जब हमारा जो है किसी देश के साथ युद्ध चल रहा हो तब इसको लगाया जाता है, और एक है सशस्त्र विद्रोह जो है इसको जो है बाद में आंतरिक अशांति के स्थान पर जोड़ दिया गया। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 359 का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर है मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन से। अगला प्रश्न है, भारत में संघीय ढांचा किस अनुच्छेद में निहित है? तो अनुच्छेद 1 में संघीय ढांचा निहित है। अगला प्रश्न है, शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में है? तो इसका सही उत्तर है 7वीं अनुसूची। इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है, और 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई है। अगला प्रश्न है, 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियां हैं? तो अभी हमने ऊपर देखा, इसमें 3 सूचियां हैं। पहली है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। संघ सूची जो है इसमें वर्तमान में 100 विषय हैं, और इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है। दूसरा है राज्य सूची, और इस सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं, और इन पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो राज्य सरकार को है। और तीसरा है समवर्ती सूची, इसमें वर्तमान में 52 विषय हैं, और इन पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो दोनों सरकारों के पास है। अगला प्रश्न है, अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? तो इसका सही उत्तर है केंद्र सरकार। अब अवशिष्ट शक्तियां क्या होती है? तो ऐसे विषय जो तीनों सूचियों में नहीं है, ऐसे विषय जो न संघ सूची में है, न राज्य सूची में है, न समवर्ती सूची में, उनके अलावा कोई विषय अगर आता है तो उसे जो है अवशिष्ट विषय कहा जाता है, और इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है। अगला प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 263 में। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 368। और हमारे देश में 3 तरह से संविधान में संशोधन किया जाता है: साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों की सहमति। और हमारे संविधान में पहला संशोधन 1951 में हुआ था, और अब तक हमारे संविधान में 106 संशोधन किए जा चुके हैं। अगला प्रश्न है, संसद की संशोधन शक्ति को पहली बार किस मामले में चुनौती दी गई? तो इसका सही उत्तर है, और बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये प्रश्न है, और इसका राइट आंसर है शंकरी प्रसाद वाद बनाम भारत संघ 1951। अगला प्रश्न है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 निर्णय का मुख्य निष्कर्ष क्या था? तो इसका सही उत्तर है संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, ये कहा गया था गोलकनाथ वाद में। अगला प्रश्न है, केशवानंद भारतीवाद 1973 का ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो मूल संरचना सिद्धांत की स्थापना, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है केशवानंद भारतीवाद में मूल ढांचा जो है उसका सिद्धांत दिया, और कहा कि संसद जो है संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे को परिवर्तित किए बिना। इसमें इन्होंने मूल ढांचे का सिद्धांत दिया।
अगला प्रश्न है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 का संबंध किससे है? तो मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के संतुलन से। अगला प्रश्न है एसआर बॉम्बई बनाम भारत संघ 1994 किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग की न्यायिक समीक्षा से। ये सारे जो है बहुत ही फेमस जो है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है। आईआर कोएल्हो मामला 2007 किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है 9वीं अनुसूची की न्यायिक समीक्षा से। जो 9वीं अनुसूची है उसमें शामिल कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती थी, लेकिन 2007 में इस मामले के तहत सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि 9वीं अनुसूची की भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है यदि वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हो। अगला प्रश्न है न्यायिक सक्रियता किससे संबंधित अवधारणा है? तो इसका सही उत्तर है जनहित याचिका या पीआईएल या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अगला प्रश्न है भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर है 1962 और ये हुआ था चीन युद्ध के कारण, भारत चीन युद्ध के कारण। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मिनी संविधान कहलाता है? इसका सही उत्तर है 42वां संशोधन 1976। इसे मिनी संविधान की संज्ञा दी गई है। क्यों दी गई है? क्योंकि इसके तहत संविधान में व्यापक परिवर्तन किए गए थे। अगला प्रश्न है प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का क्या अभिप्राय है? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अभिप्राय भारत किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है, यानी कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामले जो है उनमें निर्णय लेने की जो है शक्ति रखता है। भारत के आंतरिक या बाह्य मामलों में किसी दूसरे देश का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। अगला है समाजवादी शब्द की व्याख्या किस मामले में की गई? तो इसका सही उत्तर है डीएस नकारा बनाम भारत संघ 1983 मामले में। अगला प्रश्न है प्रस्तावना संविधान का भाग यह किस मामले में निर्णित हुआ? तो केशवानंद भारती वाद 1973 में निर्णित हुआ। अगला प्रश्न है प्रस्तावना में संशोधन संभव हुआ किस मामले में स्पष्ट हुआ? तो इसका राइट आंसर है केशवानंद भारती 1973। भारतीय संविधान का उदार लोकतांत्रिक चरित्र किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर है विधि का शासन या रूल ऑफ लॉ, और इसको हमने ब्रिटेन से लिया है। अगला प्रश्न है वर्गीकरण का परीक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 14। अगला प्रश्न है भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट कब स्थापित हुआ? तो भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1974 में की गई, और ये जो स्थापना की गई थी सुप्रीम कोर्ट की, ये जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1973 के तहत की गई थी। और सर्वोच्च न्यायालय जो है पहली बार कलकत्ता में स्थापित किया गया था, और इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश थे वो एलिजा इम्पे बनाए गए थे। प्रत्यक्ष प्रभाव सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ डायरेक्ट इफेक्ट किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 19 से। अगला प्रश्न है स्पष्ट और वर्तमान खतरा सिद्धांत किस अधिकार से जुड़ा है? तो इसका सही उत्तर है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 21 में प्रक्रिया स्थापित द्वारा विधि व्याख्या किस मामले में विस्तृत हुई? तो इसका सही उत्तर है मेनका गांधी 1978। अगला प्रश्न है विनियोग विधेयक किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है समेकित निधि से व्यय की स्वीकृति। अगला प्रश्न है वित्त विधेयक और धन विधेयक में अंतर का निर्णय कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है संसद की विशेषाधिकार शक्तियां किस अनुच्छेद में है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 105। अगला प्रश्न है संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? इसका राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। शून्यकाल या जीरो आवर का उल्लेख संविधान में क्यों नहीं है? तो इसका सही उत्तर है यह संसदीय परंपरा है, संवैधानिक प्रावधान नहीं। अगला प्रश्न है परामर्शी अधिकार क्षेत्र किस संशोधन में है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 जो है ये सर्वोच्च न्यायालय के जो है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार का वर्णन करता है। अगला प्रश्न है न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक पुनर्विलोकन और न्यायिक पुनरावलोकन में अंतर क्या है? इसका सही उत्तर है पुनर्विलोकन स्वयं निर्णय की समीक्षा और पुनरावलोकन कानून की वैधता की जांच। कॉलेजियम प्रणाली किस मामले में विकसित हुई? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड केस 1993। अगला प्रश्न है एनजेएसी या हम कह सकते हैं राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक किस मामले में घोषित किया गया? इसका सही उत्तर है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड केस 2015। अगला प्रश्न है जनहित याचिका की शुरुआत किस मामले से मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर है हुसैनारा खातून मामला 1979। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्य सूची पर कानून कब बनाया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय हित में राज्यसभा के 2/3 बहुमत से।
अगला प्रश्न है अनुच्छेद 252 का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर है 2 या अधिक राज्यों के अनुरोध पर संसद का कानून बनाना। अगला प्रश्न है वित्त आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 280। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है और ये 5 वर्षों के लिए गठित होता है और इसका काम क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच जो है वित्त का बंटवारा करना। अगला प्रश्न है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि केग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 148। अगला प्रश्न है अंतर्राज्यीय जल विवाद किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 262। अगला प्रश्न है सिंधी को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? तो इसका सही उत्तर है 1971 में 21वें संविधान संशोधन के तहत। अगला प्रश्न है 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है दल बदल विरोधी कानून से और इसे जो है 52वें संविधान संशोधन के तहत 1985 में संविधान में जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है पंचायतों के विषय से या पंचायतों से संबंधित है और इसे 73वें संविधान संशोधन के तहत 1992-93 में संविधान में जोड़ा गया। अगला प्रश्न है 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है नगर पालिकाओं के विषय या नगर पालिकाओं से और इसे 74वें संविधान संशोधन के तहत 1992-93 में संविधान में जोड़ा गया। अगला प्रश्न है 9वीं अनुसूची को न्यायिक समीक्षा के अधीन किस मामले में किया गया? तो इसका सही उत्तर है IR कोएल्हो 2007। अगला प्रश्न है निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 324 और निर्वाचन आयोग जो है ये क्या करता है? तो भारत में ये लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इन सभी के चुनाव करवाता है। भारत में पंचायतों के चुनाव भारत के सभी राज्यों में पंचायतों के चुनाव जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा करवाए जाते हैं। अगला है संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? तो अनुच्छेद 315 में इसके गठन का उल्लेख है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 338 में। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? तो इसका सही उत्तर है 102वां संशोधन 2018। अगला प्रश्न है भाषा आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? संविधान के अनुच्छेद 344 में भाषा आयोग जो है इसे बनाने का प्रावधान है। अगला प्रश्न है मूल संरचना में कौन सा तत्व शामिल है? तो इसका सही उत्तर है न्यायिक पुनरावलोकन। अगला प्रश्न है सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो संसदीय शासन प्रणाली। अगला प्रश्न है संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा किस मामले में प्रमुखता से उभरी? तो नवतेज सिंह जौहर मामला 2018। अगला प्रश्न है संघवाद का सहकारी मॉडल किस निर्णय में स्पष्ट हुआ? तो SR बॉम्बई 1994। अगला प्रश्न है संविधान की सर्वोच्चता बनाम संसद की सर्वोच्चता भारत किस मॉडल का अनुसरण करता है? तो इसका सही उत्तर है संविधान की सर्वोच्चता। हमारे यहाँ पे संसद की सर्वोच्चता नहीं है, हमारे यहाँ पे संविधान की सर्वोच्चता है। अगला प्रश्न है लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य क्या है? तो केग की रिपोर्ट की जांच करना। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री का पद किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 75 में। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव कहां से प्रारंभ हो सकता है? संसद के किसी भी सदन में जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव जो है शुरू हो सकता है और ये प्रस्ताव जो है संसद में लाने के 14 दिन पहले राष्ट्रपति को लिखित सूचना देनी पड़ती है और संसद के जिस भी सदन में प्रस्ताव लाया जाता है उस प्रस्ताव पर 1/4 उस सदन के सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए और अगर उस सदन के 2/3 सदस्यों ने प्रस्ताव को पारित कर दिया तो फिर प्रस्ताव दूसरे सदन में जाता है और दूसरे सदन में जब प्रस्ताव जाता है तो राष्ट्रपति जो है उन्हें या तो स्वयं या उनके जो है किसी प्रतिनिधि के द्वारा उनका पक्ष रखने का जो है अवसर दिया जाता है और अगर दूसरा सदन भी प्रस्ताव को पारित कर दे तो राष्ट्रपति के ऊपर जो है महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाती है और उन्हें उसी दिन से पद से हटा दिया जाता है या पदमुक्त माना जाता है। लेकिन दूसरा सदन अगर प्रस्ताव को खारिज कर दे तो महाभियोग की प्रक्रिया वहीं समाप्त हो जाती है और राष्ट्रपति अपने पद पर बने रह सकते हैं। लेकिन आज तक हमारे देश में किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग के तहत नहीं हटाया गया है। अगला प्रश्न है राज्यसभा में नामित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को जो है राष्ट्रपति के द्वारा नामित किया जाता है या मनोनीत किया जाता है। अगला प्रश्न है लोकसभा में वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर है 543। ये सभी निर्वाचित सदस्य हैं। अगला प्रश्न है संसदीय संप्रभुता की अवधारणा किस देश में पूर्ण रूप से लागू है? तो इसका सही उत्तर है ब्रिटेन। भारत में जो है संविधान की सर्वोच्चता है जबकि ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है। ब्रिटेन में सर्वोच्च संसद है और भारत में सर्वोच्च संविधान है।
विधानसभा को विधायी शक्ति कब प्राप्त हुई? तो इसका सही उत्तर है 1947 यानी कि स्वतंत्रता अधिनियम के बाद। भारतीय संघ को अविनाशी संघ किसने कहा? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर अंबेडकर ने। अगला प्रश्न है संविधान संशोधन के कितने प्रकार है? तो इसका सही उत्तर है 3 प्रकार, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों की सहमति। और अंतिम प्रश्न है भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा? तो इसका राइट आंसर है आइवर जेनिंग्स। साथियों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर और लाइक करिए। धन्यवाद।